लिक्विड के अंदर मेरी कोई बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, ठीक है, फ्लोट कर रही है कोई बॉडी है, तुम बोले नीचे की ओर हमेशा और हमेशा क्या लगेगा, mg, लेकिन ऊपर की ओर क्या लगता है, वायलेंट फोर्स यानी कि Fb लगता है, ठीक है, सिंपल। मैंने तब तुमसे बोला था कि mg और Fb एक ही जगह से लगे, ऐसा नहीं, ऐसा तब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब कोई बॉडी पूरी डूबते हुए तैरे। पूरे डूबते हुए तैरने का मतलब ये है कि अगर ये फ्लूइड है और इसमें देखो कतई पूरी डूबी हुई है, पूरी डूबी हुई है और तैर भी रही है। अगर कोई बॉडी पूरी डूबते हुए तैरेगी, पूरी डूबते हुए तैरेगी, तो हम बोलेंगे mg जहां से लग रहा है वहीं से हमारा कौन सा लगेगा, बायलेंट फोर्स लगेगा। लेकिन अगर पूरी डूबी हुई कोई बॉडी नहीं है तो बॉयंट फोर्स जो लगेगा, मेरी बॉडी जितनी डूबी हुई है, मान लो बॉडी तो मेरी पूरी इतनी थी लेकिन डूबी हुई सिर्फ इतनी है, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास बचा वहां से ऊपर की ओर क्या लगेगा, मेरा बायंट फोर्स, ऊपर की ओर बायंट फोर्स लगता है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कल ही तुमसे एक बात और बोली थी कि कोई भी बॉडी कितना पानी हटाती है, तो जितना उसका मास है mg, वेट है, अपने वेट के वजन के बराबर या अपने वेट के बराबर ही वो पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है या डिस्प्लेस करती है। इसके कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो कि तुमने एक ब्लॉक पानी में ऐसे डाल दिया, ये जो ब्लॉक है उसने इतना पानी तो हटाया, देखो इतना ही पानी तो हटाया। कैसे, जैसे मान लो मैंने इस बोतल को, अभी ये बोतल है मेरे पास में, ठीक है, अब मेरे पास एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, मैंने क्या किया, इस बोतल को पानी में डाला, मान लो कि बोतल इतनी डूब गई, ये नीचे वाला सिरा दिख रहा है, इतनी डूब गई, तो इसने कितना पानी विस्थापित किया, जितना इसका ये, अरे जितना इसका, जितनी ये डूबी हुई है, ठीक है, उतना पानी इसने क्या किया, उतना पानी विस्थापित किया। और उस जो विस्थापित पानी किया है उसका मास कितना होगा, उसका मास उतना ही होगा जितना इस बोतल का मास है। इस बोतल का मास mg है, उतना ही पानी को वो क्या करेंगे, उतनी ही पानी को वो विस्थापित करते हैं, उतने ही पानी को विस्थापित करते हैं। दूसरी चीज सर, फ्लोटिंग की कंडीशन, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। फ्लोटिंग की एक ही कंडीशन होती है कि नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तभी कोई बॉडी तैर पाएगी, अदरवाइज कोई बॉडी नहीं तैरेगी। जैसे मैंने कहा, मान लो तुमने एक पत्थर लिया, स्टोन लिया, स्टोन को उठा के पानी में डाल दिया, स्टोन कहाँ बैठ जाएगा, जमीन पर। स्टोन क्यों बैठ गया, उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, और वो जो वजन हटाता या ऊपर की ओर पूरी बॉडी पर क्या लगता, बायलेंट फोर्स, वो बायलेंट फोर्स कम रह गया, वजन ज्यादा हो गया, इसलिए वो धीरे धीरे आके कहाँ बैठ गया, जमीन पर बैठ गया, ऐसे जमीन पर। अब जरा देखना, फ्लोटिंग की कुछ कंडीशन होती है, कैसे, फ्लोटिंग की कंडीशन का ये से है, ये मान लो लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, इस लिक्विड के अंदर कोई बॉडी है जो तैर रही है, मैंने डाल दी, वो क्या हो रही है, तैर रही है। मुझे बताओ, इसका मास अगर m है तो नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा जिसे हम mg बोलेंगे, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे क्या बोलेंगे, सर एक लगेगा ऊपर की ओर जिसे हम बोलते हैं वायलेंट फोर्स, क्या बोलेंगे, वायलेंट फोर्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, तब तो बॉडी तैरेगी, अदरवाइज बॉडी नहीं तैरेगी। कब नहीं तैरेगी, जब mg बायलेंट फोर्स से क्या हो जाए, ज्यादा, ठीक है, mg ज्यादा हो जाएगा, बायलेंट फोर्स कम रह जाएगा, तो ये बॉडी नहीं तैरेगी। अब तुम जरा एक बात जरा सोचो इसमें, सबसे पहले तुम जानते हो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सबको पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मैंने कहा अगर इस ब्लॉक की, जो ये ब्लॉक है, जो भी मैंने पानी में डुबोया है, इस ब्लॉक की डेंसिटी है रो, मास क्या है, m, ठीक है, रो बॉडी, तो इस बॉडी का अगर मैं मास निकालूं तो क्या लिख दूंगा, ρb इंटू बी, बात समझ मानिए, ρb इंटू बी। ले अब देखो, अगर मैं कहूं सर जी, इसका मतलब ये हो गया, जो नीचे mg लग रहा था,
वो कितना हो जाएगा, रो बी इंटू बी और साथ में क्या हो गया, जी। ये कौन सा, ये क्या है, रो बी जी क्या है, वेट है। किसका वेट, जो तुम्हारे पास ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक का वेट है जो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर लगता है। ठीक है, एम जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। चलो सर जी ये बात तो सही है। अगर मैं बात करूं बायंट फोर्स की, बायंट फोर्स, बायंट फोर्स का भी फार्मूला होता है रो बी जी, रो बी जी। लेकिन याद रखना यहाँ पर रो, ये रो किसका है, किसकी डेंसिटी है, ये ब्लॉक की। किसकी डेंसिटी है, ब्लॉक की। यहाँ पर डेंसिटी उसकी लगेगी जिसमें ये रखा है। ये किसमें रखा है, लिक्विड में। तो डेंसिटी किसकी लगेगी, लिक्विड की। बालूम, पूरा बालूम नहीं लगेगा, बालूम लगेगा सबमर्ज बालूम। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, जितना बालूम डूबा हुआ है, जितना हिस्सा डूबा हुआ है उस बालूम को क्या बोलेंगे, सबमर्ज। जैसे मैंने कहा मान लो ये बोतल है, इस बोतल का मैंने अधभर से काट दिया, अधभर से काट दिया, या मैंने इसे पानी में डाला, मैंने कहा इसका पूरा वॉल्यूम क्या है, बी, पूरा वॉल्यूम क्या है, बी। लेकिन जब मैंने पानी में डाला तो ये आधी डूबी, तो सबमर्ज वॉल्यूम क्या होगा, बी बाई टू, बी बाई टू। पूरा वॉल्यूम क्या है, बी, डूबी कितनी, आधी, तो बी बाई टू। एक तिहाई डूबी तो बी बाई थ्री, बी बाई थ्री। तो यहाँ पर बायंट फोर्स में जो ये बी होता है ना, वो वॉल्यूम कौन सा होता है, सबमर्ज वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम इनटू जी, इनटू जी। अगर ये फोर्स जो लगेगा वो फोर्स कौन सा लगता है, बायंट फोर्स। ये हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, वेट हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अगर कोई भी चीज मेरी फ्लोट कर रही होगी, तैर रही होगी, फ्लोट कर रही होगी, तो फ्लोट की एक ही कंडीशन है, क्या, फ्लोट की कंडीशन ये है कि तुम्हारा mg किसके बराबर होना चाहिए, fb। mg किसके बराबर होना चाहिए, fb के। सर mg क्या है, रो बी bg, रो डेंसिटी ऑफ बॉडी, बी वॉल्यूम, बॉडी का पूरा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम इनटू जी बराबर रो लिक्विड, बी सबमर्ज इनटू जी से जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा रो बी बी, रो एल, बी सबमर्ज, बी सबमर्ज। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो बॉडी तैर रही, तो बॉडी तैर रही। दूसरी चीज, एक बात जरा सोचना, कल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देके बताया था, मैंने कहा मान लो बेटा ये पानी की सतह है और इसमें ये नाव है, इसकी सिंगाड़े वाली नाव। मैंने कहा था कि सिंगाड़े चल रहे हैं इस समय, ठीक है, ये सिंगाड़े वाली नाव है, ठीक है। अब तुम जरा सोचो, सर इसका जो वजन है, क्या ये नाव पूरी डूबी हुई है, नहीं। मैंने कहा मान लो कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा ही क्यों डूबा है, क्योंकि इस पर नीचे की ओर लगने वाला वजन mg कम है, mg क्या है, कम। तो ऊपर की ओर भैया fb लग रहा होगा, और fb हमेशा नहीं ज्यादा, fb हमेशा किसके बराबर लगेगा, mg। तैरने की तो यही कंडीशन है, fb किसके बराबर होगा, mg। अब जब देखो अगर mg कम, mg कम, क्या मैं mg को सर रो बी bg लिख सकता हूँ, रो बी bg। मुझे बताओ अगर सर mg कम, बॉडी का जो वॉल्यूम है वो तो है, ठीक है, तो सर जी उस कंडीशन में नीचे वाला कम होगा तो ऊपर भी क्या लगेगा, कम लगेगा, ऊपर भी कम। ऊपर कम का मतलब क्या है, ऊपर कम का मतलब है जो सबमर्ज है, मतलब डूबी हुई है, वो कम मात्रा में डूबी हुई हो। क्यों, देखो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। वॉल्यूम जो सबमर्ज है, जो वॉल्यूम डूबा हुआ है, डूबा हुआ, वो क्या होगा, कम डूबा हुआ होगा, कम डूबा हुआ होगा। सर समझ में नहीं आया, एक और बात, मैंने तुम्हें उठाया, उठा के तुम्हें पानी में फेंक दिया, मान लो तुम्हें तैरना आता है, ठीक है, या एक पानी ऐसा पानी है जिसमें तुम डूब नहीं सकते, ऐसा कोई पानी होता है जिसमें डूब नहीं सकते हैं? होता है क्या, होता है पानी जिसमें नहीं डूब सकते भाई, ठीक है, एक सागर है, सागर, सागर तो है बेटा जहाँ पर नमक बहुत ज्यादा होता है, नमक बहुत ज्यादा, अगर पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और तुम कूद जाओ, तुम डूबोगे, ठीक है। ये डेंसिटी पर निर्भर करता है पानी। अब तुम जरा एक बार समझो, मैंने तुम्हें उठाया, उसी वाले पानी में फेंक दिया जिसमें तुम डूबोगे, ठीक है, तुम्हारा वजन
mg, तुम्हारा वजन mg, mg है। अब नीचे लग रहा है mg, तो तैर रहे हो उतना ही क्या लग रहा है ऊपर, fb, ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है fb। आप लोग वेट करो, 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वेट था हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग जरा इसमें बात करते हैं। अच्छा हाँ, फ्लोट कर रही थी कोई चीज, तो मैंने तुमसे बोला था, हाँ मैंने तुमसे ये कह रहा था, यहाँ पर हम लोग चल रहे थे कि सर अगर मैं वेट बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो इसमें सिंगाड़े डालते जा रहा है, क्या डालते जा रहा है, सिंगाड़े डालते जा रहा है, इसका वेट बढ़ता जा रहा है। वेट बढ़ रहा है यानी कि सर ये बढ़ रहा है, अगर वेट बढ़ेगा इसका मतलब इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये है सर अगर ये बढ़ रहा है तो लिक्विड की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि नवैया में सिंगाड़े डालने से पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या चेंज होगा, बी सबमर्ज। बी सबमर्ज का मतलब है, बी सबमर्ज का मतलब है कि बी सबमर्ज का मतलब है कि ये ज्यादा डूबने लगे, ये ज्यादा डूबने लगे, ठीक है, ये ज्यादा डूबने लगे। बी सबमर्ज का मतलब यही होता है कि ये ज्यादा डूबने लगे, ठीक है। और अगर ये ज्यादा डूबेगी और तुम ज्यादा वेट बढ़ाते जाओगे, पता चले वो बेचारी पूरी डूबी हुई है कतई लेवल पर, तुमने और वेट बढ़ा दिया, कहाँ गए, नीचे, ठीक है। ये चीज होती है। तो तैरने की जो कंडीशन है वो ये है, रो बी बराबर रो एल इंटू बी सबमर्ज। बी सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूबना, ठीक है। बता लिया होगा ये तो सब, इतनी देर से लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा कल मैंने कुछ चीजें तुम्हें और बताई थी, मैंने कहा इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा, रजनीश, और तुम्हारा क्या नाम है, अरे इनका मौर्य जी, क्या नाम है, विशेष। अच्छा बताओ मौर्य जी, बताओ, तुम बताओ मौर्य जी, इसके अंदर मैंने एक कंकड़ रखा है, एक मेरे पास में क्या है, आइस है, आइस में मैंने कंकड़ बीच में फंसा रखा है। अब ये पूरा ही पूरा पानी में पिघल गया, पूरा का पूरा पानी में, तो कंकड़ भी नीचे आ जाएगा। अब बताओ लेवल जो है बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, हैं? हाँ वही रहेगा, तुम कह रहे हो घटेगा, ठीक है, तुम बता रहे कल आए थे, घटेगा, क्या रहेगा, घटेगा, क्या होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज, कल क्लास में लिखते हैं ना, लास्ट में, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा। अगर मैं कंकड़ हटा लूं, कंकड़ को मैंने हटा लिया, मैंने सिर्फ बर्फ डाल दिया है, सिर्फ क्या डाल दिया है, बर्फ। अब पानी पिघल जाएगा तो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अगर कंकड़ की जगह मैं कोई सिक्का लगा दूं तो तब भी घटेगा, ठीक है, तब भी घटेगा, सही। अब देखो उसके बाद एक क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया था आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 900 kg per meter is floating in water of density 1000 kg per meter, 1000 kg per meter, ठीक है। अब मुझे बताओ, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ द आइस आउटसाइड द वाटर। इसने क्वेश्चन में ये कहा है, बेटा मैंने क्या किया, आइस को पानी में डाल दिया, आइस को क्या में डाल दिया, अगर आइस को मैंने पानी में डाल दिया तो आइस पानी के ऊपर तैरेगा। अब उसने कहा कितने फ्रैक्शन वॉल्यूम बाहर रहता है, पानी के बाहर रहता है ना आइस, हैं, कितना बाहर रहता है ये पूछा गया, ठीक है, कितना बाहर रहता है ये पूछा गया,
नहीं? तो देखो तुम्हें पता है, मैंने तुमसे, तुम बोले सब तैर, ये तैर रहा है आइस, और जैसे ही बोले सब तैर रहा है, तो तैरने की एक कंडीशन होती है, क्या? रो बॉडी, बॉडी का मतलब क्या है यहाँ पर? आइस। क्या है? आइस। तो रो आइस, और आइस, आइस का पूरा वॉल्यूम B इंटू जी बराबर रो, रो किस में तैर रहा है? पानी में। तो रो वाटर, मान लो कितना सबमर्ज है? B सबमर्ज। ठीक है बेटा, पूरा पूरा थोड़ा सबमर्ज है, पूरा थोड़ी ना जो वो है आइस में डूबा हुआ है, इंटू जी से जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ रो आइस लूँ और नीचे रो वाटर, तो यहाँ क्या रहेगा? B सबमर्ज अपॉन B सबमर्ज अपॉन B, B सबमर्ज अपॉन B टोटल मास। B क्या है? B सबमर्ज का मतलब है डूबा हुआ, B सबमर्ज का मतलब क्या है? डूबा हुआ मास। अब तुम देखो बेटा, अगर कभी भी तुमसे फ्रैक्शन की बात करें, किसी चीज के भी फ्रैक्शन, जहां भी फ्रैक्शन निकल के आता है, फ्रैक्शन जहां पर वर्ड आ है, फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन, ये इसका मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डेल्टा बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी माइनस बी सबमर्ज अपॉन इनिशियल बी, अपॉन इनिशियल बी। देखो डेल्टा बी का मतलब क्या है? पूरा वॉल्यूम बी, डूबा हुआ कितना है? बी सबमर्ज, इतना ही तो डूबा हुआ है, तो कितना बाहर हुआ? यही तो डेल्टा बी आया। ये क्या आया? डेल्टा बी अपॉन इनिशियल बी क्या हो गया? ये इनिशियल बी, यानी कि इनिशियल बी का मतलब ये समझ सकते हो कि पूरा पूरा वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम ये बी। अगर तुम इसको अलग अलग भी करना चाहो, अलग अलग भी करना चाहो तो इसको अलग अलग भी कर दो। ठीक है, अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग? तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, B बटे B माइनस B सबमर्ज अपॉन B से B तो 1 बचा, B सबमर्ज अपॉन B की वैल्यू क्या है? रो आइस अपॉन रो वाटर, यही तो है, रो आइस अपॉन रो वाटर। यही तो तुम्हारा फ्रैक्शन निकल के आ रहा है बच्चों, ये तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है? फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को अगर मैं कहूँ सर 1 माइनस आइस की डेंसिटी, पानी की कट जाने का, ये 2 जीरो से क्या बचो? 0.1, मैंने घटाई है दशम में, ठीक है, घटा दिए संग में 0.1, तो फ्रैक्शन कितना आया? 0.1। क्या आया? 0.1। ये है लॉन्ग तरीका, ठीक है, थोड़ा बड़ा तरीका है। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें तरीका ये बता दिया, अब मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा ना, तो बेटा शॉर्ट में क्या होगा ना, काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करी जाती है, ठीक है, मतलब विद फैक्टर के साथ नहीं बताया जाता है, फैक्ट के साथ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, शॉर्ट तो शॉर्ट होता है, ठीक है। अब शॉर्ट तरीका देखो, ये है सिंपल सा, ये उतार लो, फिर इसे मिटा लो, फिर नया हम शॉर्ट तरीका बताएं, उसमें तुम देखोगे आंसर लगाओगे, मतलब ये सब ज़्यादा लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्शन, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ समझे। उतार लिया, उतार लिया। अब देखो बेटा, मैं कभी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। अगर तुमसे फ्रैक्शन पूछे एक शॉर्ट तरीके में कैसे लिखोगे, ऐसे करके नोट करके लिखोगे, 1 2 नोट करके लिखोगे, क्या लिखोगे?
लिखोगे, अगर तुमसे आउटसाइड वाटर पूछे, आउटसाइड वॉल्यूम क्या पूछा जाए, आउटसाइड वॉल्यूम पूछा जाए कि पानी के बाहर कितना वॉल्यूम है, पानी के बाहर कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो पानी के बाहर कितना वॉल्यूम है तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस जो तैर रहा है उसके अंदर, ठीक है, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड, ठीक है, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड। और परसेंटेज पूछे कितने परसेंट तो गुणा 100, गुणा 100। ये क्या है, आउटसाइड का, ये आउटसाइड का फॉर्मूला। अगर तुमसे पूछे इनसाइड कि बताओ उस लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, तो खाली रो बी रो एल गुणा 100। बात समझ आ रही है। तो तुमको ऊपर वाला फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना फार्मूला याद करना है कि अगर कोई भी चीज पानी के अंदर, कोई भी चीज तुमने पानी में डाली और वो तैर रही है, पानी में क्या हो रही है, तैर रही है, तो कितने परसेंट हिस्सा नीचे डूबा हुआ है, कितने परसेंट हिस्सा नीचे डूबा हुआ है, रो बी अपॉन रो एल। तुम देखो जरा इसको सब करके देखो, रो बॉडी कौन सी बॉडी है, 900 बटे 1000 गुणा 100, 3 जीरो से कितने परसेंट हिस्सा नीचे है, 90%। अब 90% नीचे तो ऊपर कितना होगा, 10%, ठीक है। तो मैंने कहा आउटसाइड याद करने की जरूरत नहीं है, इनसाइड तुम्हारा 90% आ गया तो आउटसाइड कितना होगा, 10%। दूसरी चीज, अगर तुमसे फ्रिक्शन पूछ ले, मैं कहूँ बताओ इनसाइड जो पीस डूबा हुआ है उसका फ्रिक्शन कितना होगा, कतई जो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस 100 से गुणा मत करियो, 100 से गुणा मत करिए। बात समझ आ रही है। मुझे बताओ जो डूबी हुई चीज है, जो डूबी हुई चीज है उसका फ्रिक्शन कितना होगा, उसका फ्रिक्शन तो 900 बटे 1000 कितना आया, 0.9। जब नीचे वाले का 0.9 है तो ऊपर वाले का क्या होगा, 0.1। बात समझ आ रही है, नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा मान लो आइस है, मेरे पास क्या है आइस, आइस की डेंसिटी कितनी है 900, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास में दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1800 है, पानी नहीं है, पानी के अलावा कोई और लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है 1800। बताओ कितना हिस्सा ऊपर पानी के, कितना हिस्सा नीचे, कितने परसेंट। तो कतई दिक्कत लेने की नहीं है, क्या चीज डाली है बेटा, आइस डाली है ना, आइस की डेंसिटी 900, कौन से पानी में डाली है 1800, काट दो गुणा 100 गुणा कितना आया 50%, कितना आएगा 900 से ये काटा तो 2 से ये काटा तो कितना आया, तो 50% ऊपर 50% नीचे तो 50%, आउटसाइड कितना हो जाएगा 50%, 50। अब मुझे बताओ फ्रैक्शन कितना होगा आउटसाइड में, फ्रैक्शन कितना होगा, तो मैंने कही यहाँ पर मत करियो, 1/2 या फिर 0.5, 1/2 या फिर 0.5। इनसाइड भी फ्रैक्शन वही है और आउटसाइड भी फ्रैक्शन वही होगा, ठीक है। इसे तो उतार लिया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, मुझे बताओ, मैंने कहा मान लो मेरी कोई बॉडी है उसकी डेंसिटी 500 है, कितनी है 500। मैंने उसे जिस लिक्विड में डाला है उसकी डेंसिटी 1500 है, कितनी है 1500। कितने परसेंट हिस्सा नीचे, कितने परसेंट हिस्सा ऊपर, 500 किसकी डेंसिटी है, बॉडी की, जो बॉडी किस में डाली है लिक्विड में, और जिस लिक्विड में डाली है उसकी डेंसिटी कितनी है 1500। तो बताओ कितने परसेंट हिस्सा नीचे, कितने परसेंट हिस्सा ऊपर, परसेंट पूछा है मैंने, फ्रैक्शन नहीं पूछा है। इसे रख करूं मैं, देखो तुम बोली सर जी दिक्कत क्यों ले रहे हो, 500 बटे गुणा 2 जीरो से 5 दिया, 3 से काटा, 33.3% कहाँ होगा नीचे, कहाँ होगा, तो ऊपर कितना होगा 66%, ये कहाँ होगा ऊपर, 66% कहाँ होगा 66%
ऊपर 33%। अब तुमसे अगर फ्रैक्शन पूछ लेता तो सभी जो 100 नहीं लगाते, तो आंसर कितना आता? 0.33 नीचे, और आउटसाइड पूछता तो कितना आता? 1 में से घटा दो 0.66। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। और अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें ज्यादा अब उसमें नहीं जाओगे बायनेंसी फोर्स में कि इसके मास उसमें, बस डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे और आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सही। देखो अब बच्चों ऐसी चीज है, अब मुझे एक बात जरा बताओ आप लोग, जैसे मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें जब बंडी पढ़ा रहा था, ठीक है, जब मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहा था, मैंने वेट के बारे में पढ़ाया था, लिफ्ट के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने तुमसे कहा था मान लो मैं एक लिफ्ट में खड़ा हो गया, ठीक है, अब वो लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो मेरा वजन बढ़ेगा, मेरा वजन बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रही है तो मेरा वजन घटेगा, और मैं कतई ऊपर हूं और डोरी कट गई, जी क्या हो जाएगी, और मेरा वजन 0 हो जाएगा, मेरा वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तुम ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे पास में कोई चीज है, उसमें उसके अंदर कोई चीज तैर रही है, कोई बॉडी तैर रही है, ठीक है, कोई बॉडी तैर रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, बॉडी तैर रही है तो उसमें क्या है, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा बायएंट फोर्स, ठीक है, और दोनों क्या होंगे बराबर, दोनों बराबर होंगे। तुम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत अब तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरी जो ये बॉडी है ना, जो मेरी ये बॉडी है, ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, पहले ऊपर ए एक्सेलरेशन से कहां जा रही है, अगर ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो बताओ बायएंट फोर्स क्या होगा, मुझे बताओ। अगर ये ऊपर की ओर जाएगी तो वजन बढ़ेगा, तो बायएंसी फोर्स बढ़ेगा, ये दोनों बराबर ही तो होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर। तो तुम्हारा जो बायएंसी फोर्स पहले सिर्फ mg हुआ करता था, अब क्या हो जाएगा mg प्लस a, सही है, mg प्लस a। दूसरी चीज मुझे ऐसी बताओ, ओरली क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ये बोतल है, ये बोतल इतनी डूबी हुई है, मैंने पानी में डाल दी, इतनी डूबी। अब कोई भी बॉडी ए एक्सेलरेशन, अब मैंने जिस पात्र में डूबी हुई है बर्तन में, अब पूरा बर्तन ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो पानी जो पहले यहाँ तक डूबी हुई थी, अब वो लेवल ऊपर पहुंचेगा नीचे, ऊपर पहुंचेगा, क्यों, इसका वजन नहीं बढ़ गया, इसका क्या बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो ये ज्यादा नहीं डूबेगी, वजन बढ़ गया तो ये ज्यादा डूबेगी, सही है। तो इसका जो लेवल होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो तुम्हारा बायएंस फोर्स लग रहा होगा वो क्या लगेगा, mg प्लस a। ये कब लगेगा, जब कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाए, ऊपर की। लेकिन यदि कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाती है, ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाती है, नीचे, तब बायएंसी जो फोर्स लगेगा वो mg माइनस a। अब बॉडी का लेवल नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज ये है, अच्छा, अगर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये थर्ड नंबर है, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, किससे मूव कर रही है, कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, तो चाहे ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, जो बायएंसी फोर्स रहेगा वो सिर्फ mg के बराबर होगा। हमारे देखो क्यों, क्योंकि सर जी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ, एक्सेलरेशन देखो ऊपर जाएगी, a को 0 कर दो, mg तो बचा,
नीचे आएगी, ए को 0 कर दो, सिर्फ क्या बचा mg। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, तुम क्या करें, मान लो तुम 20 मंजिल के ऊपर खड़े हो गए, 20 मंजिल के ऊपर खड़े हो गए और तुमने इसको वही बर्तन में डाल दिया है और ये इतनी डूबी हुई है, ठीक है, और तुमने उस बर्तन को ऐसे छोड़ दिया। अगर बर्तन को छोड़ दोगे तो बर्तन कैसे गिरेगा, नीचे। कैसे गिरेगा, फ्री फॉल। कैसे गिरेगा, ठीक है। अगर कोई भी बर्तन, अगला नंबर यहाँ पर है, अगर कोई भी बर्तन बेटा फ्री फॉल गिरे, फ्री फॉल का मतलब है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, जी। नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। अगर कोई भी चीज फ्री फॉल गिरेगी तो नीचे की ओर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। अब बताओ, नीचे आ रही है तो नीचे के लिए तो एफ का फार्मूला क्या लगता है, जी माइनस, तो एम ऐसे ही ए की जगह क्या लगा दिया, तो बायएंसी फोर्स क्या हो गया, यानी कि उस पर ऊपर की ओर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर की ओर कोई बल नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब वो फ्री फॉल गिर रही हो तब ऊपर की ओर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी वो ऊपर से नीचे जा रही है तो mg प्लस ए लगेगा, ऊपर से नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से तो mg माइनस ए लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, क्या रहेगा, mg रहेगा। क्या रहेगा, mg रहेगा। ठीक है, और फ्री फॉल करेगी तो बायएंसी फोर्स क्या होगा, 0। अच्छा, अब बायएंसी फोर्स 0 है, बायएंसी फोर्स क्या है, 0। बायएंसी फोर्स 0 है। तुम बताओ पीछे दोनों, अगर फ्री फॉल कोई भी बॉडी गिर रही है, मैंने इस बोतल को लिया, पानी में डाला था, इतनी डूबी हुई है, अब पूरा बर्तन के संग कहाँ आ रही है ये, कितना हिस्सा डूबा हुआ होगा इसका, कतई नहीं डूबा हुआ होगा। क्यों, बायएंसी फोर्स क्या हो गया, बायएंसी फोर्स 0। क्या मुझे बताओ बेटा, बायएंसी फोर्स का फार्मूला रो बी जी होता है, क्या जी का मान 0 हो सकता है, नहीं। क्या लिक्विड की डेंसिटी 0 होगी, तो 0 क्या होगा, जितना डूबी हुई है, जितना, तो ये कतई जब डूबी ही नहीं रहेगी, मतलब जो बोतल पहले यहाँ तक डूबी हुई थी, फ्री फॉल करा दोगे तो ये बोतल ऊपर उठ के ऐसे आ जाएगी सतह पर, सही है, सतह पर आ जाएगी और कतई नहीं डूबी हुई होगी। जब कतई सबमर्ज नहीं होती, यानी कि बी सबमर्ज 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा ही फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, फॉलो करें। पता है ऐसा होता है कि जैसे इस प्रकार से, जैसे तुमको यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखवाई जाती है किसी भी प्रकार से नीट के अंदर, हम लोगों का थोड़ा एक कंडीशन रहती है, एकेडमिक जो रहता है ना, एकेडमिक के टीचर्स में ये थोड़ा है कि वो पहली बात तो कभी फोकस नहीं करते हैं इस तरह किसी भी प्रकार से, दूसरा नए स्टूडेंट को बचाते हैं ज़्यादा, और तीसरा वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और सबसे ज़्यादा रट्टाफिकेशन सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज़्यादा। रट डालो कतई, जैसा कतई लाइन टू लाइन सेम लिखो, जो टीचर ने कॉपी में लिखवाया है सीबीएसई बोर्ड में, लाइन टू लाइन तुम लिख दो कतई। अच्छा, ये आदत क्या ना हमें बचपन से डाली जाती है, जब हमारा बच्चा छोटा सा होता है ना, तो उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटा रहे हैं, उसे उसका मतलब नहीं पता, उसे रटाया निकल रहा है। ठीक है, अब वो बेचारा रटा निकल रहा है, अरे 2-4 तुम्हारे रिश्तेदार आ गए, लला पोइम सुना दी, उसने पोइम सुना दी, तुम भी खुश, रिश्तेदार जबरदस्ती खुश। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, वो बेमतलब नहीं, तो इनिशियल से ही हम लोगों को रट्टा सिखाया जाता है, मेन चीज़ है। दूसरी ये कि समझाने पर जोर नहीं दिया जाता। अब ये क्या ना, ये फिजिक्स है, फिजिक्स घुमा देती है इतना सी देर में क्वेश्चन, इतनी जल्दी क्वेश्चन को घुमाएगी ना कि कतई होश नहीं रहेंगी कि क्वेश्चन कहाँ गए, ये चीज़ रहती है। दूसरा ये, वो तो ये को कि मेरा कॉलेज सही था, ये मेरा शहर सही था, जिस शहर मैंने एजुकेशन ली थी 12th की, कि वो टीचर ने क्या 11th से ही बच्चों को, हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं बच्चों तुम लोग IIT की पढ़ो, जो IIT पढ़ रहे हैं जिन पर मैथ है, जिन पर नीट है तुम बायोलॉजी, तुम नीट की तैयारी करो जिन पर बायोलॉजी नहीं। और पीलीभीत का इतना गंदा माहौल है, इतना ज़्यादा गंदा माहौल है कि मैं कह नहीं सकता। मैं 4-6 टीचरों से बात किया, मैंने कहा कम से कम अपने यहाँ पर, अब मान लो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चल रही है तो बच्चों से बोलो या बताओ
तो टीचर तो छोड़ो, चलो टीचर तो बेचारे कोई बात, बेचारे प्राइवेट है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अगर हम बच्चों से कहेंगे तो हमारी संख्या घट जाएगी, उनकी जो फीस आनी थी बेचारे वो भी नहीं है। इवन स्कूल के जो स्कूल के मैं सबसे टॉप के स्कूल जो आ रहा हूँ, पीढ़ी के सबसे टॉप के स्कूल, मैं उसके मैनेजर से बात करी, मैं उसके मैनेजर से बात करी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम बताओ बच्चों के लिए क्लासेस के बाद में क्लासेस चलती हैं। बोला अगर हमने बता दिया तो हमारे स्कूल को कौन पड़ेगा, बोले हम बताएंगे ही नहीं। हमने क्यों नहीं बताओगे तुम? बोले हम ना तो कभी पेरेंट्स को बताएंगे और ना हम कभी टीचरों को बताएंगे, ना पेरेंट्स को ना बच्चों को, कि नीट या IIT नाम की कोई चीज़ होती ही है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट 11वीं क्लास से तैयारी करते हैं। बोले हम बताएंगे ही नहीं, बोले हम बता देंगे तो सब बच्चे उधर चले जाएंगे, हमारे यहाँ बच्चों की परसेंटेज कम हो जाएगी और पीली वीक में सिर्फ परसेंटेज देखी जाती है। वो हमसे ये बोले पीली वीक में सिर्फ ये देखते हैं कि किस कॉलेज ने जिला टॉप किया है, ये CBSE बोर्ड के बता रहा हूँ, पीली वीक का नंबर 1 कॉलेज ऐसा। मैंने उस मैनेजर की मानसिकता देखी, मैंने कहा थूए दे दी ऐसे मानसिकता, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहा है। आज भी तुझे अपना बिजनेस दिख रहा है, ऐसी पीढ़ी कितने सारे स्कूल, उनको सिर्फ अपना बिजनेस दिखता है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस लेते हैं एक बच्चे से, और इससे ऊपर होगी मुझे अनुमान नहीं, और देने के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं जाता, खाली बाबा जी का ठल्लू बस खोज रहा हो, ठीक है, उसके पेरेंट्स भी खुश, सब खुश, ठीक है, ये चीज़ रहती है। तो वही है, आप लोग जो हो, अब किताबों को, अब जितने लोगों को किताब हैं सारे लोग क्वेश्चंस लगाते हो नहीं, यहाँ से जाने के बाद बैग फेंक देते हो, बैग बस फेंक दिया, बोले नहीं पढ़ेंगे, छुट्टी, अगले दिन फिर से मुंह उठाया, पहुँच गया, बस आ गए क्लासेस, गवर्नमेंट कॉलेज का गेट दिख गया है। क्लासेस क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ उतने सिलेक्शन का रेशियो बढ़ता जाता है। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो उस दौरान पे मैंने सिर्फ अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स ही कराए थे, जो 2-4 कोचिंग्स और थी उनके भी मॉड्यूल्स लगाए थे, क्योंकि मेरे टाइम पे इंटरनेट था नहीं, किसी प्रकार से प्रोवाइड था नहीं इंटरनेट, तो जो भी थी वो किताबें थी। अगर तुम्हें कोई डाउट्स भी आता ना तो वो टीचर ही बता सकता था, या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त बता देता, वरना ऐसा नहीं था कि तुम इंटरनेट से खोज के बैठ के पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो। और जब से इंटरनेट आया तब से ज़िंदगी और बर्बाद होगी, मुझे ये लगता है। इंटरनेट आया ना, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, बच्चों की इंटेलिजेंट खा गया ये पूरी तरीके से। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अब तुम क्या करते हो, पढ़ते जरूर 10 घंटे हो, लेकिन 8 घंटे मोबाइल चलाते हो, सही है। 8 घंटे मोबाइल चलाने के बाद जो 2 घंटे पढ़ते हो तो किताब सामने रख के ये सोचते हो कि अच्छा कल कहाँ जाना है, आज कहाँ गए थे, उसने क्या कहा था, चाची ने ताई से लड़ाई लड़ ली है तो ताई ने कौन सी गाली दी थी, मुझे यही चलता है तुम्हारा, उस पर ज़्यादा फोकस हो गया। ये अगले बढ़ते हैं। देखो बेटा, अगर मैंने अभी फ्लूइड के बारे में तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है, नीचे जा रहा है, तब हमारा बायनेंसी फोर्स क्या लगता था, उसके बारे में बात करें। इसी प्रकार से फ्लूइड हमारा बहता भी है, फ्लूइड हमारा फ्लो होता है, ठीक है। अब फ्लूइड फ्लो होता है ना, फ्लूइड फ्लो होता है तो सबसे पहले जैसे मान लो इस समय तुम देवा नदी देखो, देवा नदी देखी ना सभी ने, देवा नदी इस समय आराम से बह रही है, कोई ऊट पटांग हरकत नहीं। इससे पहले जब बाढ़ आई थी तब भयंकर विकराल नहीं था, ठीक है। अगर कोई भी फ्लूइड धीरे धीरे फ्लो करता है तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो, ठीक है, या फिर स्टेडी फ्लो। अब इसके बारे में सुनो, पहले होता क्या है। मैंने कहा मान लो कोई भी चीज है वो तुम्हारी ऐसे बहती, ऐसे बहती, मतलब कोई नहर मान लो, नदी मान लो, नाली मान लो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो मान लो, ठीक है। तो किसी पाइप में मान लो, ठीक है। ऐसे कोई चीज है जिसमें पानी बह रहा है, कोई लिक्विड बह रहा है, जरूर नहीं ये पानी, ठीक है। तुम कहो तो हम दूध की नदियां बहेंगे तो ये दूध बह रहा है, अब ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर इसमें कोई भी पानी वो धीरे धीरे बहे, धीरे धीरे, देखो लैमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो, इसका मतलब ये होता है तुमने क्या किया, पानी तो कंटिन्यू बह रहा है, तुमने पत्ता डाला, पत्ता डाल दिया, पत्ता बेचारा बहते बहते आराम से जा रहा है, ठीक है। जब ये पत्ता यहाँ से कभी कभी यहाँ भी पहुंचेगा,
ठीक है। अब तुमने क्या किया, पीछे से वापस दोबारा से दूसरा पत्ता यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब पहले पत्ता डाला था वो धीरे ऐसे बहेगा, फिर तुमने क्या किया, दूसरा पत्ता भी यहाँ डाल दिया। अब दूसरा पत्ता यहाँ डाल दिया, वो पत्ता अगर पहले पत्ते के पाथ का अनुसरण करे, अनुसरण मतलब पीछे पीछे चले, ठीक है, तो इस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने पहले पत्ता डाला वो तो ऐसे गया, दूसरा वाला ऐसे जा रहा है, नहीं, पीछे पीछे चले, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो। और जो ये लाइनें हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ऐसे बहुत सारी लाइन होती है ना, कोई एक थोड़ी ना होती है, ठीक है, बहुत सारी लाइन होती है। इन लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों स्ट्रीम लाइन, ठीक है। इन लाइन को क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन। पहली चीज ये हो गया कि कोई भी चीज, कोई भी अगर पार्टिकल होगा, कोई भी पार्टिकल वो दूसरे पार्टिकल का क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ तुम्हें पत्ते से समझाया था, मेरे कहने का मतलब है अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ है, जिस पाथ पर चल रहा है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स भी उसी पाथ पर चलेगा, उस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी। अब मैं पार्टिकल्स का था तुम्हारे सामने नहीं आता, मैंने पत्ते से बताया तो तुम्हारे समझ में आ गया कि हाँ पत्ता डालेगा। तुमने बचपन में बहुत नवैयाँ चलाई हैं, बरसात होती थी, कागज की नवैया बनाई डाल दी, ठीक है। अब देखो सोचो, दूसरी चीज ये है बच्चों, इस फ्लो में जैसे मान लो पत्ता, जब तुमने यहाँ पत्ता डाला तो पत्ता की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कितनी मान ली यहाँ पर v1, मान लो अगले चल के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2, कुछ भी हो गई, कुछ v2 हो गई। अब तुम समझना, अगर तुमने जब पहला पत्ता डाला था यहाँ पर तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1, फिर ये आगे गया आगे गया आगे गया, यहाँ पहुंचा, मान लो वेलोसिटी क्या है, v2। सर बीच में भी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब मैंने दूसरा पत्ता डाल दिया, ये पत्ता बह के अगले निकल गया, बह के अगले निकल गया, दूसरा पत्ता डाला तो उसकी भी वेलोसिटी यहाँ पर v1 ही होगी, v1 ही होगी। और जब वो पत्ता अगले चलेगा तो जैसे पहले वाले पत्ते की वेलोसिटी यहाँ v2 थी, दूसरे वाले पत्ते की भी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, इसका मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी कि जो वेलोसिटी एक पहले पत्ते की यहाँ पर है, दूसरे की भी यही होगी, तीसरा डालोगे उसकी भी वही होगी, हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तीसरी चीज ये है सर, ये वेलोसिटी सेम होगी क्या, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड करती है, इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, सेम, पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम, ठीक है। इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, उतारोगे क्या, ये तो फोटो खींच लो, मैंने वो डाल दी है पीडीएफ, ये ग्रुप में डाल दी थी सर, इसमें स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी क्या बदल जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम रहेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम रहेगी। सर कैसे, यहाँ सेम स्पीड से रहेगी सर, नहीं नहीं बेटा, ऐसा होता है कि कहीं ढाल भी होता है, कहीं ऊंचा भी होता है, हाँ हर पत्ता फॉलो करेगा। जैसे मैं तुमको बताऊँ, एक तुम ऐसे रखना सुनो, जैसे मान लो ये जो गली है ना, ये नाली है, ठीक है, इस नाली में पानी चल रहा है, धीरे 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 पानी चल रहा है, मैंने यहाँ पर पत्ता डाला, अब देखो जैसे जैसे ये हैं, ये लकीरें हैं, ये लकीरें हैं बीच में, इन लकीरों को पॉइंट मान लो, पॉइंट मान लो, मैंने यहाँ पत्ता डाला, पत्ता वो यहाँ पहुँचा, उसकी वेलोसिटी v1, अगले पहुँचा v2, फिर v3, फिर v4, सही है। अब मैं दूसरा पत्ता डालूंगा तो जो पहले पत्ते की वेलोसिटी यहाँ v1 थी, दूसरे की भी यहाँ क्या होगी, और यहाँ क्या होगी, और v3, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी यहाँ है वही यहाँ हो, वही यहाँ हो, वही हो भी सकती है, बराबर हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती। दूसरी चीज, अगर पहला वाला पत्ता सीधा गया है तो दूसरा भी और तीसरा भी सीधा। अब पहले वाले ने अगर थोड़ी सी घूम ली है तो दूसरा वाला भी घूम लेगा और तीसरे वाला भी घूम लेगा, यानी कि ये पाथ को वही फॉलो करेगा,
बात को उसी प्रकार से फॉलो करना, इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो ये लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी, डज नॉट किसी पॉइंट पर डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी नहीं बदलती किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदलती। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें वो है, कुछ जो बातें हैं इनसे क्वेश्चंस निकाल सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी है कुछ इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कोई भी स्ट्रीमलाइन दूसरी स्ट्रीमलाइन को कट नहीं करती। सर स्ट्रीमलाइन क्या होती है? मैंने तुमसे यहाँ मान लो बेटा ऐसे, सॉरी तो कट हो गई, ठीक है, एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये लाइन है ना, ये लाइन है स्ट्रीमलाइन है। ये स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को कट किसमें? लैमिनार फ्लो। किसमें? स्टडी लैमिनार फ्लो, स्टडी फ्लो या फिर स्ट्रीमलाइन, तीनों एक ही नाम, तीनों एक ही नाम, कट नहीं करते। ठीक है, तो नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर if they do not so particles of the liquid at the point of intersection have their different direction for their flow which will decrease the steady nature of। ये तो सब बकवास है, बस खाली तुमको इतना याद करना है कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक लाइन दूसरी लाइन को कट नहीं करती। ठीक है, दूसरा इसमें कहा गया है बेटा जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे मान लो कहीं वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी। द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन इज ग्रेटर द वेलोसिटी। देखो इसमें ये कहा गया है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये तुम्हें फिगर बना रखी है बेटा स्ट्रीमलाइन, जरा देखो ये स्ट्रीमलाइन की फिगर है, ये फिगर है तुम्हारी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन की फिगर है, देखो ये इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो क्या ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है? नहीं। जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रीमलाइन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, स्ट्रीमलाइन बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, तुमने कभी कभी नहरें देखी नहीं है, नहर परियोजना तुम्हें पता नहीं। नहरों में क्या होता है बेटा, नहर का बहाव को तेज करने के लिए नहर को पहले साकरा कर देते हैं, फिर नहर को। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर डैम रखो, जैसे डैम नहीं होता है, पानी इकट्ठा है नीचे गिर रहा है और नीचे, ऐसा नहीं। यहाँ पर इतना सा एरिया है, इतने से एरिया में कितनी स्ट्रीमलाइन है? बहुत है। और यहाँ पर उतनी ही स्ट्रीमलाइन ज़्यादा एरिया में, उतनी स्ट्रीमलाइन कहाँ है? ज़्यादा है। तो इसने ये कहा जहाँ पर क्रॉडिंग होगी, क्रॉडिंग का मतलब क्रॉड क्या नहीं, बहुत ज़्यादा क्रॉड आ गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा पीपल्स आ गए थे। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा क्रॉड होगा यानी कि ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगी वहाँ वेलोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। जहाँ पर स्ट्रीमलाइन फैली हुई होंगी तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, वेलोसिटी कम होगी। नहीं तो तुम देख सकते हो कोई भी नहर होती है, वो नहर एक बहुत जैसे इसके बराबर बीचे में फैल के चल रही है, अब उसको अगले चल के तुम इतने बीचे में समेट दो तो पानी की वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? पानी की वेलोसिटी बहुत। क्यों? क्योंकि पहले जो स्ट्रीमलाइन थी वो इतने बीचे में फैली हुई थी, अब वही स्ट्रीमलाइन सिर्फ इतने बीचे में फैली हुई। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसे और इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो, ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक, कुछ लिखना है नहीं इसमें से। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो। अब देखो सोचो सर जी, टर्बुलेंट फ्लो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टडी फ्लो तुम्हारा तब होता था जब कोई फ्लूइड धीरे धीरे चल रहा है। जब कोई फ्लूइड कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। अब समझो एकदम से बाढ़ आ गई, अब पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, जैसे ट्यूबवेल होता है, अरे इंजन से पानी नीचे से निकल के गिरता है खौदिया में गिर रहा है, वो फ्लो कौन सा होता है? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है? देखो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब ये है, पहले मैंने कहा स्ट्रीमलाइन कभी किसी को कट कर रही थी, इसमें कर जाती,
इसमें करती है, ठीक है। इसमें पानी का कोई फ्लो नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन ऐसे, ये लाइन इधर से ऐसे जा रही होगी, कैसे भी जा सकती है, दूसरी लाइन किधर भी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट कर देंगे, स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट कर देंगे। और किसी भी पॉइंट पर जो पहले वेलोसिटी क्या होती थी सेम, अब वेलोसिटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे बहुत तेज बाढ़ आती है, तो बाढ़ का जब पानी बहुत तेज आके गिरता है तो इधर उधर बहुत तेजी से फैलता है, भागता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो वहां पर भी कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। दूसरी चीज सर एक फ्लो और देखो, रॉकेट देखा, रॉकेट उड़ते हुए देखा, जब रॉकेट उड़ता है ऊपर की ओर, जब रॉकेट जाता है तो नीचे बेटा धुआं गिरता है उसका, उस धुएं का कोई शेप होता है क्या, वो भी क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, वो भी क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। ऐसे ही कोई धमाका होता है, तो बारूद से दीपावली आ रही, तुम धमाके करोगे, ठीक है, तो वहां पर भी जो बम फटेगा उसमें भी धुआं निकलेगा, उसका भी कोई शेप और साइज नहीं होता, वो भी कौन सा कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जो स्टेडी फ्लो का कोई भी नियम नहीं मानता, कोई भी नियम नहीं मानता, और इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन रिवर्स एंड कैनल्स, कैनल्स मतलब नहरें, ठीक है, नहरें, वेयर स्पीड ऑफ वाटर क्वाइट हाई, क्वाइट का मतलब बहुत तेजी से क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। द बाउंड्री सरफेस कॉज abrupt changes in the velocity of the flow, then the flow becomes irregular. Flow कैसा हो जाता है, irregular हो जाता है। Such flow of liquid is known as turbulent. इस प्रकार के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, turbulent, सही है, turbulent flow। अच्छा बेटा, इसके बाद में रेनॉल्ड्स नंबर था, वो तुम्हारे कोर्स से हट गया है, पिछली बार था, इस बार रेनॉल्ड्स नंबर कोर्स से क्या कर दिया, समझ लिया हमने, कोर्स से खत्म ही कर दिया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। सबसे पहले बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होता है, जिसे कंप्रेस, जो कंप्रेस नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। नॉन डिस्कस का मतलब वही है, तो मैंने जैसे तुमसे कल कहा था, अगर मैं अपने हाथ को पानी में डालूं और पानी से बाहर निकालूं तो मेरे हाथ पर पानी चिपक जाता है, लेकिन नॉन डिस्कस में पानी नहीं चिपकता। लिक्विड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू द टू यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया द मास ऑफ द फ्लो। देखो बेटा ऐसा है, मुझे एक बार बताओ, किसी पाइप के अंदर पानी बह रहा है, ठीक है, ये किसी नहर में पानी बह रहा है, ये किसी पाइप में पानी बह रहा है। मान लो एक पाइप है, उसके अंदर पानी बह रहा है, जितना पानी यहाँ से इन होगा उतना ही पानी यहाँ से, ऐसा थोड़ी ना होगा कि सर यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरी चीज, इधर का एरिया माना A1, इधर का एरिया माना A2, इधर जो पानी जा रहा था उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, सही है। तो बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 B1 बराबर, अब तुम मुझे खुद बताओ, जिधर एरिया ज्यादा होगा उधर वेलोसिटी कम, इधर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, जहाँ एरिया कम वेलोसिटी, जैसे सर जी पाइप होता है, तुमने क्या करा, तुम्हें ऐसे तुम पाइप को ऐसे, तुम्हें दूर तक पानी फेंकना है, दबा दोगे, अब पानी कहाँ तक जाएगा, दूर तक जाएगा। अब जब पानी दूर तक जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ी तभी तो दूर तक गया है, अदरवाइज दूर तक थोड़ी ना जाएगा, तो हो जाएगा ये। लेकिन अगर ये तो ये कंडीशन है A1 B1 A2 B2, एक कंडीशन होगी। मान लो तुमने एक पाइप लिया, अच्छा सोच लो, पाइप लिया, पाइप में पहले से ही एक लिक्विड है, मान लो इधर लिक्विड है रोबर, पहले से भरा हुआ लिक्विड है, ठीक है, रोबर। अच्छा अब आधा बना है रोवन से, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है रोवन, और आधा किससे बना है बच्चों, रो ट्यूब से।
इधर का एरिया A2 और वेलोसिटी V2, इधर की वेलोसिटी V1 और एरिया A1। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूँ तो यहाँ पर फार्मूला ये होगा यही A1 B1 A2 B2, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ρ1 और इधर ये क्या होगा जब आधे भरे में कुछ और लिक्विड भरा हो और बाद में कुछ और, तब ये फार्मूला लगता है, तब ये फार्मूला लगता है। दूसरी चीज बेटा जितने भी जो भी चीज़ फ्लो करती होती है, जैसे एयर क्या कर रही है फ्लो, पानी क्या कर रहा है फ्लो, ठीक है, उन सबका मास नहीं लिया जाता, उन सबकी डेंसिटी ली जाती है। उन सबकी क्या ली जाएगी, और तुमसे कहिए नहर बह रही है तो क्या तुम नहर में पानी का मास निकालते रहोगे, है ना, सीधे डेंसिटी लोगे ना, क्या लोगे डेंसिटी लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मास नहीं लेते हम लोग, डेंसिटी। इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर लिखा है मास फ्लो रेट इज सेम एट एवरी सेक्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ट्रेन से कौन कौन आता है तुम में से, ट्रेन से तुम आती हो, और ट्रेन से कौन आता है, अब और कोई ट्रेन से नहीं आता है, तो आप बताओ जब ट्रेन आ रही होती है, मान लो तुम ट्रेन पे खड़ी हो, इधर से एक्सप्रेस गुजर रही है, एक्सप्रेस बहुत तेजी से जाती है, तो जो ट्रेन के पटरी के पास में कूड़ा होता है, कूड़ा होता है, जब ट्रेन गुजरती है तो वो कूड़ा किधर भागता है, किसके अपोजिट, मतलब जैसे मान लो ट्रेन ऐसे गई, ऐसे जा रही है ट्रेन, तो अब ट्रेन ऐसे जा रही है, यहाँ पास में कूड़ा का मतलब थैलिया पन्नी, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग मैं कूड़े से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो ऐसे जब ट्रेन जाएगी तो वो कूड़ा किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाता है, इधर जाता है, उस साइड जाएगा, दोबारा से चेक करना, कूड़ा जाता है ट्रेन की साइड, हाँ हमेशा कूड़ा हमेशा ट्रेन की साइड में जाता है, ठीक है। तो देखा करो इस चीज बता लिया ऐसा क्यों होता है, ये मैं अगले प्रूव भी करूंगा, ऐसे क्यों होता है बेटा, ये ऐसा इसलिए होता है, सुनो, ऐसा इसलिए होता है जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा कम। अब ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन संग में कैसे ले जा रही है, हवा को, हवा की वेलोसिटी एकदम से बढ़ गई, वहाँ प्रेशर क्या हो गया कम। और कोई भी चीज़ किधर जाती है, जिधर प्रेशर कम होता है, ज़्यादा से कहाँ जाती है, कम की, ठीक है। इसलिए पन्नियाँ कहाँ आती हैं, ट्रेन की पटरी के नीचे, ठीक है, ये ट्रेन के नीचे आने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कहा जाता है कि अगर ट्रेन जा रही हो तो ट्रेन से दूर खड़े हो, पास खड़े मत हो, क्योंकि अगर प्रेशर कम हो गया तो तुम भी तो वही कोई चीज ही हो, पता चली कम हो गया प्रेशर, आ गया लपेटे में हैं, लेकिन इतना कम नहीं होता है कि आदमी खिंच जाए, ऐसा उसमें होता है। तुम लोगों ने कभी वो देखा है, बड़े बड़े तुम्हारे लोगों के गांव में बड़े बड़े तार होते हैं, खंभे होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें मोटे मोटे तार होते हैं, वहाँ पर होता है 36,000 लाखों से वोल्टेज चलते हैं उसमें, ठीक है। वो उस तार की एक लिमिट है कि हाँ अगर तुम 5 मीटर के दायरे में आ गए, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, 5 मीटर के दायरे में आओ तो वो खींच लेगा पूरा, इतना फोर्स होता है उसमें, इसीलिए खंभे पे पहले ही बार में निकल जाती है नीचे, इससे ऊपर जाना मना है। चलो हो सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी A1 B1 बराबर A2। सर इसमें कंजर्व क्या रहता है, कंजर्व क्या रहता है, मास कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है, जितना मास यहाँ आएगा उतना ही मास, ठीक है, मास कंजर्व रहेगा। क्या कंजर्व रहेगा, मास कंजर्व रहेगा, ठीक है। बर्नौली थ्योरम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्व क्या रहता है, मास। इसमें क्या कंजर्व रहती है, एनर्जी।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्नौली थ्योरम में क्या कंजर्व रहती है? एनर्जी। एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बर्नौली थ्योरम तुम सबने प्रूव करिए। ऐसे मेरे पास कोई ट्यूब है, ठीक है, कोई ट्यूब है, मुझे बताओ, मान लो मेरी जमीन ये है, जमीन से इसकी ऊंचाई h1, जमीन से इसकी ऊंचाई h2, सही है। यहाँ पर जो पानी गया उसकी वेलोसिटी v1, यहाँ से पानी निकला वेलोसिटी, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया a1, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर, ठीक है। बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बर्नौली थ्योरम कहती है प्रेशर P, इधर का प्रेशर P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv। मैंने कहा था इसमें m नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 रो लिख दो खाली, या रो1 अलग अलग लिक्विड नहीं है, सेम लिक्विड मान लो, ठीक है, सेम लिक्विड है, तो रो1 और यहाँ क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? m क्यों नहीं लिया? क्योंकि जहाँ पर फ्लो होती है कोई चीज वहां पर हम m नहीं लेते, मास ले लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, mgh, लेकिन यहाँ m की जगह क्या लेंगे? रो g, कितनी ऊंचाई पर है? h, सही है, बराबर इधर एनर्जी इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में एनर्जी यही तो है P1 प्लस हाफ रो P1 स्क्वायर प्लस रो G। इसी प्रकार से दूसरे साइड प्रेशर कितना है? P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर रो G, ठीक है, रो जी। बेटा इसमें देखो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये प्रेशर, ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। अगर तुम कहो सर कि कैसे, ऐसे भी कह सकते हो P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता, ये हमारी बर्नौली थ्योरम कहती है। और बर्नौली थ्योरम के अंदर एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, ये अब तुम जरा इसमें एक चीज समझो सर, अभी सर जी ये कंडीशन पता है कैसी है? ये कंडीशन ऐसी है, एक पाइप है, वो पाइप तुमने इधर टोटी में लगाया, टोटी में इधर लगा दिया, और उस पाइप को ऐसे ले जाके छत पे ले गए और छत पे ऐसे रख दिया, छत से पानी निकल रहा है। तो बेटा यहाँ पर जो अगर ये जमीन लूंगा मैं, तो इस जमीन से यहाँ की हाइट h1 और ये छत पे गई है तो नीचे जमीन से हाइट h2, यहाँ प्रेशर P1, वहाँ प्रेशर P2, यहाँ वेलोसिटी V1, वहाँ वेलोसिटी V2, ठीक है। तो ये इसमें तो एनर्जी इसमें हमेशा कंजर्व रहती है। अब तुम जरा सोचो, यहाँ पे देखो हाइट पर गया हुआ पाइप है, अगर पाइप हाइट पे ना गया हो, पाइप बेटा सीधा हो, पाइप क्या हो, और सीधा किस पे रखा है? जमीन पर। पाइप सीधा किस पे रखा है? जमीन पर। जरा सोचो सर, पाइप सीधा है और सीधा पाइप किस पे रखा है? जमीन पर। जमीन पर रखा है तो h की वैल्यू 0,
अरे H1 भी 0 और H2 भी सेम लाइन पर है। अगर जमीन पर है तो H1 भी 0 सर, H2 भी 0, ठीक है। अगर 0 तो बर्नौली की थ्योरम कैसे लिखोगे सर जी? प्रेशर P1, इधर प्रेशर P2, इधर वेलोसिटी V1, इधर वेलोसिटी V2, ठीक है। इधर एरिया A1, इधर एरिया A2। अब देखो P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर, B1 नहीं तो होगा हाफ रो B1 स्क्वायर। मुझे बताओ क्या रो जी एच होगा? नहीं, क्योंकि सर जी हाइट क्या है इसकी? 0 है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसमें अगर करोगे कांस्टेंट वाला टर्म हाफ रो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर सेम आप सच देखो, मैं जमीन पे तो नहीं रखा है, अब जमीन पे रखा है ऐसे लिंटर पर रखा है सच, लिंटर पर, ठीक है। मान लो तुम इस समय चौथी मंजिल पर बैठे हो और एक पाइप ऐसे लिंटर पे रखा है, तब भी ये 0 ही मानना भाई, सेम लेवल पर है ना। कहाँ है? सेम लेवल पर, ठीक है। अगर सेम लेवल पर होगा तब भी तुम हाइट क्या मानोगे? 0 मानोगे, ठीक है। तब भी हाइट 0। बर्नौली की थ्योरम, बर्नौली's theorem is based on law of conservation of energy। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, ये अगर तुमसे बर्नौली की थ्योरम पूछ लेगा कि बताओ बर्नौली की थ्योरम क्या है, ये तुमसे पूछ लेगा कि बर्नौली की थ्योरम में क्या कंजर्वेशन रहता है, तो कंजर्व रहती है एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। एनर्जी कंजर्व रहती है बर्नौली थ्योरम में, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। बता दिया होगा इसका ये एप्लीकेशन है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, अब देखो स्पीड ऑफ इफ्लक्स ये क्या है, पहले इस चीज में मान लो सर जी, मान लो तुमने देखा होगा कि तुम्हारी छत पे वो रखा हुआ है पानी का ड्रम, ये पानी का टैंक, पानी का, तुमने क्या किया उस पानी की टैंक में छेद कर दो, तो क्या होगा? उस पानी के टैंक से क्या बाहर निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। देखो ये ही कहा गया, ये बहुत मजेदार चीज है। देखो ये देख लो, क्वेश्चन आ गया तो कैसे करो। ये कोई चीज है जिसमें पानी भरा है, क्या भरा है? पानी। अब यहाँ पर मैंने छेद कर दिया, होल कर दिया, होल कर दिया। मैंने कहा मान लो बच्चों ऊपर वाली हाइट मानी H1 और नीचे वाली हाइट मानी, ठीक है। तो जब तुमने होल यहाँ किया तो पानी यहाँ से ऐसे ही तो बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकलेगा पानी। तो जो ये पानी बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? तो √2g, कितनी ऊंचाई है? H1, तो √2g ठीक है, √2g H1। तुमसे कहे बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर जाके गिरेगा? R डिस्टेंस मान ली, तो R का फार्मूला लगेगा R बराबर ये B √2, होल ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है? H2, तो H2 अपॉन G। मैं अगर B की वैल्यू यहाँ रखूं √2g H1 √g से √g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √g से √g, और 2 क्या होता है बेटा? 2 4 होता है, ठीक है। 2 4, तो अंदर हो जाएगा 4 H1, 4 का हो जाएगा 2, ये रेंज का फार्मूला, ठीक है। रेंज का फार्मूला हो जाएगा 2 √H1 × H2, ठीक है। ये अब देखो the velocity of efflux of a liquid issuing out of an orifice is the same as it would attempt it allowed to fall freely through vertical height। बेटा ऐसा
ऐसा इसमें इस क्वेश्चन में क्या गया है, इस क्वेश्चन इसमें ये कहा गया है कि मान लो तुम्हारे पास में कोई बर्तन है, उसमें तुमने अगर होल कर दिया तो वहां से जो लिक्विड होगा वो फ्रीली ऐसे पहले सीधे जाएगा और फ्रीली कहाँ गिरेगा, नीचे, फ्रीली नीचे गिरेगा। तो इसी चीज को, इस इक्वेशन को या इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम है ये, टॉरेसल थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम को ये भी बोलते हैं। तो इसमें बस खाली तुम्हें वेलोसिटी याद रखनी है। वेलोसिटी का फार्मूला √2gh1, r बराबर b √2h2/g, या तो ये फार्मूला याद रखो या फिर r का फार्मूला 2 √h1 × h2, ये याद रखो। बात हमारे सही है, ठीक है। रख कर दूं, करेगा कर दो। अब देखो एक बात समझो, एक बात समझो बच्चों, मैंने कहा मान लो तुम्हारे पास एक टैंकर है और ये बेचारा जमीन पर रखा है। अब क्वेश्चन की भरमा लो, तुम देखो एक बार, ये जमीन पर रखा है। मैंने कहा इसकी ऊंचाई जो है ना वो 10 मीटर है टैंक की, और 10 मीटर पानी से भरती है, 10 मीटर पानी से भरा हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पानी से भरा। मैंने तुमसे कहा अगर मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, तो सबसे पहले यहाँ वेलोसिटी क्या होगी लिक्विड की, और ये कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है, कितनी दूर जाके गिरेगा। अब देखो जो ये वेलोसिटी है ना, ये निर्भर करती है कि होल से ऊपर कितना पानी भरा हुआ है। जितना ज्यादा पानी भरा हुआ होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, उतनी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर सर हम वेलोसिटी की बात करूंगा, इसमें पानी भरा हुआ है, तो फार्मूला √2g की वैल्यू 10 मान लो, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो √60 मीटर पर सेकंड, ठीक। मैंने कहा रेंज क्या होगी, तो रेंज का फार्मूला b √2h/g। ये वाली कौन सी हाइट होती है, जो ये बच गई, ये कितनी बच गई, 7 बच गई बेटा, ऊपर 3, ये वाली हाइट ध्यान रखना। रेंज के लिए ये वाली हाइट चाहिए, और वेलोसिटी के लिए होल से ऊपर वाली, ठीक है, होल से ऊपर वाली। एक फार्मूला ये होता है 2h1 × h2। सर 2 ऐसे ही, h1 होती है ऊपर वाली हाइट, ऊपर वाली हाइट कितनी है, 3, और नीचे वाली हाइट कितनी है, 7 3, तो आंसर आ गया 2 √, सिंपल सी तरीका, ठीक है। तो वेलोसिटी किस पर निर्भर करेगी कि होल से कितने ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी उस पर निर्भर करेगी कि होल से कितने ऊपर पानी भरा हुआ है, और रेंज इस चीज पर निर्भर करेगी कि जमीन से होल कितने ऊपर है, जमीन से होल कितने ऊपर है, ठीक है, वो उस चीज पर निर्भर करेगी। दूसरी चीज सर ये है, दूसरी चीज है, देखिए इसको कुछ था नहीं क्वेश्चन में, एक चीज जरा समझो, एक चीज जरा समझना, ये मैंने ऐसे करा दिया सर। बेटा मान लो ये ग्राउंड है, तो मैंने कहा मैं किसी भी कंटेनर में h हाइट तक पानी भरा हुआ है, मैं होल कहाँ करूं जिससे कि मुझे रेंज मैक्सिमम मिले, रेंज क्या मिले, मैक्सिमम। सबसे ऊपर करोगे तो पानी ऊपर कुछ प्रेशर ही नहीं रहेगा, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी, जैसे मान लो अगर इस वाली बोतल में पानी मैंने भर दिया पूरा,
पूरा पानी भर दिया, ढक्कन मैंने खोल दिया, मैंने यहाँ छेद करूँगा तो पानी का वेलोसिटी होगी कुछ सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर चलेगा गिरेगा कि वो तो थोड़ी गिर जाएगा। तो मैं इसमें बीच में कहाँ होल करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दूर जाके, ठीक है। तो किसी भी कंटेनर में जहाँ तक पानी भरा है ना उसके जस्ट बीच में x बराबर क्या होना चाहिए, h बाई। अगर मैं जस्ट अधभर में अगर होल कर दूंगा तो मुझे r क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, r मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा r का फार्मूला क्या था, 2। ऊपर वाली हाइट कितनी है बेटा, h/2, तो नीचे वाली भी कितनी होगी, सोचो सर जी। ऊपर वाली मैंने कहा ऊपर से कितनी, अधभर हाइट पे ना पूरी हाइट कितनी है h, तो अधभर कितनी होगी h/2, तो नीचे वाली अधभर कितनी होगी, और रेंज का फार्मूला होता था 2 √h1 × h2। तो अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये आएगा h²/4। सर 4 से कैसे कटेगा पता चल रहा है ना, क्योंकि 4 का कितना आएगा 2 और √h का क्या आएगा। तो उस कंडीशन में r मैक्सिमम किसके बराबर होगी, जितने हाइट तक पानी भरा हो, जितने हाइट तक पानी उसके बराबर होगी, जितनी हाइट तक पानी भरा हो। जैसे मैंने कहा मान लो कोई तुम्हारे पास में ड्रम है, वो गोल ड्रम 5 फुट है, कितना है 5 फुट। तो मैं ऊपर से या नीचे से कितनी हाइट पर होल करूं कि मुझे r मैक्सिमम मिले, 2.5। कितना 2.5 पे मैंने करा तो कितनी दूर जाके पानी गिरेगा, h 10 कितना 5 मीटर 5 फुट था ना, तो 5 फुट दूर जाके पानी गिरेगा, ठीक है, 5 फुट दूर जाके पानी गिरेगा। तो किसी भी रिफ्लेक्शन में हम लोग यही करते हैं कि r मैक्सिमम जो होगा वो तुम्हारा h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। r मैक्सिमम तुम्हारा h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। r मैक्सिमम हमेशा तुम्हारा h के बराबर हो जाएगा। कुछ बता लिया, ठीक है नहीं कुछ इसमें। दूसरी चीज ये है, आप जरा सोचिए, बता लिया। अब एक क्वेश्चन जरा समझो, अरे वो तुम्हें ऐसे ही बताना है खाली, ठीक है, उतारो इसे बताओ खाली से। मुझे बताओ इसकी हाइट 15 मीटर पूरा भरा है, कहाँ होल करूं, नीचे से कि मैक्सिमम दूरी पर r मिले, 7.5। तो हम बोले कितना 7.5 मीटर, यही तो करूं कि मुझे r क्या मिलेगा मैक्सिमम। ये तो क्वेश्चन बता दिया। आप दूसरा बात समझो, तुम्हारे पास एक स्टूल है, क्या है, तो ये उस स्टूल के ऊपर एक बोतल है, स्टूल की हाइट है 1 मीटर, कितनी, और इसकी भी हाइट है, इसकी हाइट है 2 मीटर बोतल की, ठीक है। और इसमें क्या भरा है, जमीन से कहाँ होल करूं कि मुझे r मैक्सिमम मिले, जमीन से कहाँ होल करूं कि r मैक्सिमम मिले। तो बेटा दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गया, 3 का आधा 1.5। तो यहाँ से 1.5 ऊपर, यहाँ से कितने ऊपर 1.5 मीटर ऊपर होल कर दो, r मैक्सिमम मिलेगा। r क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज समझो, इसी में सर मेरे पास एक स्टूल है, उस स्टूल पर फिर से क्या रखी है, बोतल पूरी भरी है, बोतल है 1 मीटर की और स्टूल है 2 मीटर का। मुझे बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर होल करूं कि r मैक्सिमम मिले, बोलो कितना करूं, 1.5।
तो बेटा 1.5 अगर जमीन से देखूंगा तो क्या मैं स्टूल तक पहुंच पाऊंगा बोतल तक? अगर मैं 1.5 बोला ना आपने कैसे बोला 1.5? बोले सर जी आधी कर दो, जमीन से हाइट कर दो आधी। बोले 2 और 1 3 का आधा 1.5। तो बेटा अगर मैं 1.5 ऊपर जाऊंगा तो स्टूल ही 2 मीटर का है, स्टूल ही का है 2 मीटर का, तो होले कैसे कर पाऊंगा? ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाओ तुम लोग, ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाओ जहां पर स्टूल आ रहा हो, तो तुम क्या करना, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होल करना। तो कितनी दूर होल करोगे? 2 मीटर। कहाँ करोगे? 2 मीटर। ठीक है। जमीन से 2 मीटर हाइट पर अगर होल करोगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके पानी गिरेगा, सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। अब तुम बताओ मुझे, तो बताओ विशेष मॉडल। विशेष एक टैंकर है, ये तेरे घर की छत पे रखा हुआ, सही? मान लो तुम्हारे घर की जो छत है वो 13 फुट की है, 13 फुट ऊपर छत पर तुम्हारी, और ये है 5 फुट। ये कितना है? इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? बताओ मैं होल कहाँ करूँ जिससे कि आर अधिकतम मिले, अधिकतम दूर जाके पानी गिरे। जमीन से कहाँ होल करूँ? तो सर जी तुमने क्या किया? 13 और 5 17, 17 का आधा, 17 का आधा 8.5, 8 तो क्या तुम जमीन से टैंक पर पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या करोगे? बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर करोगे और सबसे दूर जाके पानी गिरेगा। बस हमारे सबसे दूर जाके पानी गिरेगा। ठीक है। ये सिंपल सा, ये इस प्रकार का कैलकुलेशन नहीं है, एक सिंपल सा फंड है। दूसरी चीज तुम बस एक चीज और देखो, टाइम टेकन टू एम्पटी। एक टैंक है बच्चों, तो देखो एक टैंक है, ठीक है। पानी का जो टैंक होता है वो टैंक है। टैंक का इधर वाला एरिया क्या है? ए, और ये पूरा पानी से भरा है, पूरा पानी से भरा है। एच हाइट पर पानी, पूरा एच हाइट पानी से भरा है। तुमने क्या किया? यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर एक टोटी खोल दी, ठीक है। अगर टोटी खोल दोगे तो इस टोटी का जो एरिया है वो क्या है? स्मॉल है। क्या है? तो मैं कहूँ कितने समय में ये पूरा टैंकर खाली हो जाएगा? यहाँ से पानी निकलेगा, धीरे 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 टैंकर क्या होगा? खाली। बस खाली फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए अंडर रूट 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी। इतने समय में ये टैंक क्या हो जाएगा बच्चों? खाली हो जाएगा। ठीक है। कितना समय लेगा खाली होने में टैंक? इतना समय। ठीक। कैपिटल ए क्या है? टैंक के ऊपर का एरिया। स्मॉल क्या है? नीचे जो तुमने टोटी थी ना, वो टोटी का जो एरिया है वो क्या है? स्मॉल ए। और कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है? एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। तो इतना समय लेगा टैंक खाली होने में। सही है। इतना समय लगेगा। हम लोग कल हम लोग इसे खत्म करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसे खत्म करेंगे और उसके बाद में जब नेक्स्ट क्लास कभी हमारी होगी थर्मोडायनामिक्स चलेगी, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स बच्चे जरूर आना, पता है क्यों? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स 2 सब्जेक्ट में रहती है, एक तो फिजिक्स तो और एक केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स जो हम पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं और होता है। पिछली बार हुआ था, पिछली बार भी हुआ था। जो मैंने पढ़ाया वही क्या पूछ लिया, वो केमिस्ट्री में पूछ लिया, ठीक है। तो उसमें दोनों चीज़ें घेर ली जाएंगी, केमिस्ट्री में भी और उसमें भी। ये